हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट और दूसरा रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर। इसके अलावा भी अभी आपके चैप्टर में रहती हैं 1 से 2 क्लासेस और लगेंगी, फिर चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज प्लस ड्यूटीज, ऑडिटर्स की राइट्स वगैरह कुछ कुछ बातें अभी बीच बीच में से पड़ी हुई हैं। आप कह सकते हो काफी हद तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज, बट 1 से 2 क्लास लगेंगी। अभी स्टार्ट करती हूँ मैं। सेक्शन 148 है। आप अगर चेक करोगे स्टडी मैट में आपको ये लास्ट सेक्शन मिलेगा, लास्ट में आप जाके इसको देख सकते हो। तो उसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो हम पहले एक बार फ्लो बना लेते हैं, कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आप अपने स्टडी मैट से रीडिंग कर लेते हैं। देखो जी, आपने कई बार हो सकता है सोचा होगा कि हमारे क्लासेस होती हैं, कॉस्टिंग की क्लास होती है हमारे पास इंटर लेवल पे और सीए फाइनल लेवल पे। तो कॉस्टिंग का क्या यूज है, हमें क्यों कॉस्टिंग प्रॉपर पढ़ाई जा रही है। कॉस्टिंग में बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, कई टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स के। तो वो क्या कारण है, क्यों हमें समझाया जा रहा है। देखो, हर कंपनी का अपना अपना काम होता है। कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है, तो कोई कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो कोई कंपनी ट्रेडिंग कर रही है, या कुछ भी जो भी उसका फील्ड है वो अपना अपना काम करती है। ये जो सेक्शन 148 है हमारे पास, ये सेक्शन हमारा कौन सी कंपनीज पे अप्लाई होगा, हम ये चीज एक बार चेक कर लेते हैं। ये कहता है, स्टार्टिंग से अब चेक करना है, फ्लो बनेगा सेक्शन का, बेरैक्टी है एक तरीके की। कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर कंपनीज। बात को समझते हैं जरा। भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है। क्या कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी पावर, चाहे वो इनकम टैक्स कलेक्ट करने की हो, चाहे वो इम्पोज करने की हो, या कोई भी पावर हो जैसे सेक्शन 148 की पावर है, अपने आप मिल जाती है? भाई नहीं, उसे ये पावर या तो एक्ट दे रहा है ना। एक्ट मतलब कोई सेक्शन में प्रोवाइड की गई है। साफ साफ क्या कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तुम ऐसा कर सकती हो, यानी कि तुम ऑर्डर दे देना। उस ऑर्डर में क्या लिख देना, कौन सी कंपनीज, कंपनीज को आप चाहे यहाँ पे रीड कर लो, क्लास ऑफ कंपनीज, क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज। ठीक है, लैंग्वेज क्या रहती है, हमेशा आप देखते हो लॉ की लैंग्वेज यही रहती है, क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज। अब इन क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज में कौन सी कंपनीज कवर्ड हो जाती हैं, इसमें एक ग्रुप आ जाता है। ग्रुप कौन सा आ जाता है? अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलती हूँ, मैं आई दिन आपको बोलती हूँ लिमिट्स याद करो, लिमिट्स याद करो। तो लिमिट्स में क्या चीजें आती है, आपने देखा होगा, ग्रुप है कंपनीज का। कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ इतना इतना, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ इतना इतना, प्राइवेट कंपनी हैविंग ये, मतलब एक ग्रुप जो है वो क्लास बन जाती है कंपनीज की। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी कंपनीज को दे रहा है, भाई एक पर्टिकुलर क्लास की कंपनीज वो बना देगा, एक ग्रुप बना देगा, उन कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे रहा है। और वो कंपनीज कौन सी होंगी, वो कंपनीज भी बताई गई हैं साफ साफ सेक्शन में कि तुमने कौन सी कंपनीज को ऑर्डर देना है। जो प्रोडक्शन का काम करती है गुड्स की, जो प्रोवाइड कर रही हैं प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज। ठीक है जी, समझते हैं बात को। आपने ना रॉ मटेरियल का चैप्टर, वो मटेरियल का चैप्टर, लेबर का चैप्टर, ओवरहेड्स वगैरह, ये सब चैप्टर आप करते हो, है ना। तो ये चैप्टर्स वगैरह में आप देखते हो कि भाई प्रोडक्शन का काम हो रहा होगा तो ही मटेरियल की बात आएगी, लेबर भी तभी इन्वॉल्व होगा जब प्रोडक्शन का काम हो रहा है। तो कहते हैं कि वो कंपनीज को जो हम ग्रुप बना रहे हैं, जो क्लास बना रहे हैं, जो प्रोडक्शन का काम करती हैं या फिर जो प्रिस्क्राइब क्लास सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। ये कैसे हो सकते हैं, टेलीकॉम हो सकता है ना। ये कौन सी कंपनीज है, इसकी ना लिस्ट है। अगर आप रूल 3 चेक करोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी। लिस्ट के अंदर आपको लिस्ट टेबल ए टेबल बी करके उन्होंने 2 कैटेगरीज बना दी है, वो आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। हाँ, कुछ जो आप कह सकते हो मटेरियल यूज कर रही है और कुछ प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज भी हैं, क्योंकि ओवरहेड की बात भी यहाँ पे होती है। तो कहते हैं कि कंपनीज जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रही हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उन्हें प्रिपेयर करने हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कंपनीज क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। वो कंपनीज जो कि रूल के अंदर उसने लिस्ट में जिनका नाम दे दिया है, वो उन कंपनीज की बात, उन क्लास ऑफ कंपनीज की बात कर रहा है। रिकॉर्ड्स बनाएंगे कौन से भाई, मटेरियल के इनके अकाउंट्स बनेंगे, लेबर का जो आप पढ़ते हो वो सब बनेगा, ओवरहेड्स का इनका प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स बनेंगी।
जब रिकॉर्ड्स बन जाएंगे, प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी से रिकॉर्ड्स बना लिए हैं भाई, कॉस्ट ऑडिट के लिए भी ऑर्डर दिया जा सकता है। ऊपर से ही कंटिन्यूड है एक तरीके से, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर कॉस्ट ऑडिट कौन सी कंपनीज को, जैसे कि टर्नओवर जिन कंपनीज का इतने से ज्यादा है ना, उन्हें कॉस्ट ऑडिट करवाना है। कितने से ज्यादा है या कौन सी कंपनीज को करवाना है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको बता के कंफ्यूज नहीं करूंगी। ऑलरेडी आपके पास काफी लिमिट्स हैं, वो आप याद करते चलेंगे। यहाँ पे साफ साफ उन्होंने एक्सक्लूड किया ये बातें, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ ये बात लिखी है एक तरीके की, क्योंकि प्रिस्क्राइब स्पेसिफाइड बार बार लिखा गया है। आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट CWA पर्सन जो होता है, वो पर्सन ऑडिट करता है कॉस्टिंग वाला। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट वही कंडक्ट करेगा। इस पर्सन को कौन अपॉइंट करेगा? इस पर्सन को अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है जी। इफ ऑडिट कमेटी है का मतलब क्या है? एप्लीकेबिलिटी है। अगर उस कंपनी में ऑडिट कमेटी की एप्लीकेबिलिटी है, उन्होंने ऑडिट कमेटी बनाई होगी, फिर तो उस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर दिया कॉस्ट ऑडिटर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी। रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? भाई रेम्यूनरेशन पहली बात तो रिकमेंड की होगी, ध्यान से सुनना, रिकमेंड की होगी ऑडिट कमेटी ने। दूसरी बात डिसाइड की होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। तीसरी बात रेटिफाई की होगी शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, यानी कि शेयर होल्डर्स जब रेटिफाई करेंगे तो ही फाइनल माना जाएगा, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई अननेसेसरी रेम्यूनरेशन ना दे दे इस कॉस्ट ऑडिटर को। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल ही नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सब कुछ कर रहे हैं, वही रिकमेंड कर रहे हैं, पर रेम्यूनरेशन रिकमेंड कर दी, खुद ही डिसाइड कर दी, पर रेटिफाई कौन करेगा? शेयर होल्डर्स रेटिफाई करेंगे। क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। रीजन बीइंग आपने अभी तक के सारे सेक्शन ऑडिटर के कर लिए हैं, तो ये आपको कोई बहुत ज्यादा टफ टेक्निकल पॉइंट नहीं लगेगा। कौन सी कंपनीज को करना है? प्रिस्क्राइब कंपनीज है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रही हैं या फिर प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज कर रही हैं। प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज है ना, तो ये क्लास ऑफ कंपनीज जिनका नाम एक तरीके से टेबल में आ रखा है, AB करके टेबल है रूल 3 के अंदर, वही कंपनीज ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स बना रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर फॉर कॉस्ट ऑडिट प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट के लिए भी कहा जा सकता है, और वो पर्सन कौन होगा, ये सब चीजें हमने राइट साइड के चेक कर ली है। आगे चलते हैं, रिपोर्ट बन गई है कॉस्ट ऑडिट की, जो भी जैसे आपको देखा ही आपने, वही कॉस्ट जो ऑडिटर आता है, नॉर्मल ऑडिटर जो स्टैट्यूटरी होता है, वो भी रिपोर्ट बनाता है, और यहाँ पे भी कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट बना रहा है, सबमिट कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कंपनी ने क्या करना है? कंपनी ने 30 डेज के अंदर अंदर, जब उन्हें वो रिपोर्ट मिलेगी उसके 30 डेज के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट सबमिट कर देनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, या कोई बात क्लियर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन मांग सकती है। कंपनी को वो लिख देगी कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर, मान लो 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज के अंदर अंदर आपने ये रिप्लाई करना है, इस बारे में हमें थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देनी है, तो कंपनी को वो इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बोले 147 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो यहाँ पे भी फिर से आ रहा है रेफरेंस उसका। कंपनी और कंपनी के ऑफिसर जो डिफॉल्ट करे हैं उनके ऊपर सेक्शन 147 सबसेक्शन 1 लग जाएगा, कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर सबसेक्शन 2 से लेके सबसेक्शन 4 लग जाएगा, जो वहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर के ऊपर लगता है वही सेम यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन पे लगेगी, एप्लीकेबिलिटी पड़ेगी। यहीं तक है सेक्शन 148। बस सिर्फ 2 से 3 बातें पॉइंट्स मेन बनते हैं, बट कर लेना है आपने, कोई पता नहीं चलता, कभी MCQ आ सकता है, ठीक है, कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कभी कभार ही आ सकता है। आगे चलते हैं, इंडिपेंडेंट पॉइंट है सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 में स्टार्ट कर रही हूँ। आप कहोगे इंडिपेंडेंट कैसे भाई, सबसेक्शन तो 12 लिखा हुआ है। देखो हुआ क्या था ना, राइट्स एंड ड्यूटीज की बात आई थी ऑडिटर की, ठीक है, उन्होंने बड़ी सारी राइट्स एंड ड्यूटीज लिख दी, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल बहुत ईजी है वो। उसमें क्या है कि भाई हाँ क्या क्या राइट्स हैं उसके, बुक्स एक्सेस करना, क्या क्या ड्यूटीज है, ठीक है जी। फिर ना एक बात क्या पड़ी, एक बात पड़ी कि अगर मान लो ऑडिटर ऑडिट करते करते तुम्हें कुछ नजर आता है कोई फ्रॉड,
ठीक है जी। अब वो फ्रॉड तुम्हें पता चल गया, कंपनी ने, कंपनी के किसी ऑफिसर ने किया है, ठीक है, तो ऑडिटर तुम्हारी क्या ड्यूटी बनती है, तुमने उस टाइम पे किस तरीके से प्रोसीजर अडॉप्ट करना है लॉ के हिसाब से, किस तरीके से तुमने उस फ्रॉड को लाइट में लेके आना है। बात को समझते हैं। कहते हैं लॉ मेकर ऐसा है, कई बार तो छोटे छोटे फ्रॉड होंगे और कई बार बड़े बड़े फ्रॉड होंगे, तो हमने ना दो कैटेगरीज बना दी हैं। अगर तो जो फ्रॉड का अमाउंट है वो लेस देन ₹1 करोड़ है तो अलग कैटेगरी बन जाती है। अगर वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, ध्यान से सुनना, 1 करोड़ और अबव, ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी बन जाती है। देखते हैं क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत पुराना नहीं है, हार्डली इसके 5-6 अटेम्प्ट कवर हुए हैं इस टॉपिक के, तो वो एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। कई बार क्या होता है ना, जब कोई नई चीज आती है तो वो स्टार्टिंग में नहीं देते हैं, रीजन बिंग पहले अटेम्प्ट में तो वैसे भी वो आरटीपी में आएगी, फिर वो सेकंड से थर्ड अटेम्प्ट में आनी शुरू हो जाती है। अगर उसमें मान लो उसने सब्जेक्टिव पूछ लिया तो अगले 2-3 अटेम्प्ट में क्या होता है, वो एमसीक्यू पूछ सकता है, तो वो थोड़ा ऐसा ट्रेंड सा बन जाता है। तो अभी तक के लिए मैं ये एक रेलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मान के चल रही हूँ। चेक करते हैं बात को। ऑडिटर ड्यूरिंग ऑडिट, जब वो परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट कर रहा है, जब वो अपनी ड्यूटीज ऑडिट की पूरी कर रहा है, जब वो वहां पे चेकिंग करता हुआ चल रहा है, उसे रीजन मिल गया है, यानी डाउट नहीं है, उसे दिख रहा है प्रॉपर, उसके पास रीजन है, कोई ऐसे हवा में नहीं है हाँ ऐसा हो सकता है, उसने अपनी तरफ से पूरा काम कर लिया है, उसके पास रीजन है, कुछ वैलिड रीजन है ये बिलीव करने के कि कोई फ्रॉड उस कंपनी में कंडक्ट हुआ है। जिस फ्रॉड का एक्सपेक्टेड अमाउंट, अब देखो एग्जैक्ट बोलना तो ठीक नहीं होगा ना, क्योंकि एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड ही है, अभी तो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे फिर उसके अंदर अंदर क्या क्या डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी, कितना अमाउंट फ्रॉड है। अभी हमें ऊपर ऊपर से मोटा मोटा अमाउंट दिख रहा है अपेरेंटली 1 करोड़ या उससे ज्यादा। तो भाई ऑडिटर देर मत करो, इमीडिएटली, लैंग्वेज सारी लॉ की ही है, टेक्निकल ही है, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days, जब तुम्हें पता चला कि फ्रॉड हुआ है उससे इमीडिएटली बट मैक्सिमम 2 दिन का टाइम है, तुम अपने थॉट्स कलेक्ट कर लो, तुम्हें कुछ भी और देखना है वो चेक कर लो, उसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर तुमने रिपोर्ट कर देना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। पर अगर ऑडिट कमेटी है उस कंपनी में तो तुमने ऑडिट कमेटी को रिपोर्टिंग कर देनी है। क्या बताओगे उसमें, आप प्रॉपर बताओगे भाई ये फ्रॉड हुआ है, ये चीजें हमें दिख रही है, जो भी आपकी फाइंडिंग है वो आपने वहां पे रिपोर्ट में लिखनी है, साफ साफ लिख देना है। 45 डेज के अंदर अंदर तुम अपनी सारी बातें चेक करके रिप्लाई करो, रीजन है, जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो भी तुमने देना है वो हमें 45 डेज के अंदर अंदर हम वेट करेंगे, रिप्लाई तुमने कर देना है। ये रिप्लाई आ जाएगा या रिप्लाई नहीं आएगा, दो ही बातें होंगी, या तो ऑडिट कमेटी बोर्ड रिप्लाई कर देगा, कर दिया, या नहीं किया, दो बातें हैं। दोनों केसेस में, है ना, समझना बात को, दोनों केसेस में चाहे रिप्लाई आया है चाहे रिप्लाई नहीं आया है, रिपोर्ट फॉरवर्ड हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर तो रिप्लाई आया था ऑडिट कमेटी का तो साथ में अपने कमेंट्स भी ऐड कर दो, भाई नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ या मैं सेटिस्फाइड हूँ या जो भी कारण है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात को पहुंचना बहुत जरूरी है। दोनों केसेस के अंदर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्लाई के साथ साथ अपने कमेंट्स दे देने हैं। किसके ऊपर रिपोर्ट बनाओगे, आपका ना चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक लेटर हेड होगा जिसपे आपका नेम, एड्रेस, आपका मेंबरशिप नंबर, वो सारी डिटेल्स आपके वहां पे मेंशन होगी, ठीक है। उस लेटर हेड का फॉर्मेट रख ले, बना के उस लेटर हेड पे आपने रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट का फॉर्मेट ADT4 होगा, मतलब जब आप ये बनाने बैठोगे ना तो ADT4 डाउनलोड करके उसका फॉर्मेट चेक कर लेना, भाई क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, क्या क्या फ्लो बनाया है, उस फॉर्मेट के अंदर आपने MCA के सेक्रेटरी को सील करके रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट पे आपने ये भेज देनी है रिपोर्ट, ठीक है जी। दूसरी बात, अब हमारा काम खत्म हो गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम, MCA का काम स्टार्ट हो गया। दूसरी बात आती है, अगर अमाउंट है लेस देन 1 करोड़ तो आपने रिपोर्ट कर देना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या ऑडिट कमेटी को। उसमें क्या क्या चीजें स्पेसिफाई करोगे, तीनों चीजें एक्ट ने लिखी है, नेचर ऑफ ऑफेंस या नेचर ऑफ फ्रॉड, expected amount involved in fraud, parties involved in the fraud,
ये तीनों बातें आपने लिख के भेज देनी है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बोर्ड रिपोर्ट से अगर लिंक कर सको तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अपने चैप्टर 7 का खोल लेना नोट्स वगैरह, वहां पे आपको बोर्ड रिपोर्ट के डिस्क्लोजर दिखेंगे, क्या क्या डिस्क्लोज करना है, उसमें एक बार जरूर चेक करना। एक पॉइंट वाइज आप स्टडी मैट में देखोगे, बॉक्स वाइज बने हुए एक फ्लो चार्ट, उसमें चेक कर लेना एक बार, वहां पे आपको ये चीज मिलेगी। बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज होनी चाहिए क्या चीजें, ये इंफॉर्मेशन, क्या नेचर क्या है फ्रॉड का, अमाउंट कितना एक्सपेक्टेड था, ये अमाउंट कितना था, पार्टीज इन्वॉल्व कौन कौन सी थी, साथ में क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई रेमेडियल एक्शन लिया, उन्होंने किस तरीके से इस फ्रॉड को खत्म किया, किस तरीके से ये फ्रॉड आगे ना हो इसके लिए उन्होंने प्रिपरेशन की है, ये बात बोर्ड रिपोर्ट में होनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, यानी लेस देन 1 करोड़ गवर्नमेंट की बात नहीं आई है, बोर्ड रिपोर्ट में ये बात मेंशन की जाएगी, ये साफ साफ लिख दिया, ताकि शेयर होल्डर्स को, पब्लिक डोमेन के पर्संस को ये बात पहुंचनी बहुत जरूरी है, भाई यहाँ पे 80 लाख का, 50 लाख का, 90 लाख का फ्रॉड हुआ था, ये एक्शन लिए गए हैं जिससे आगे फ्रॉड नहीं होगा। अगर तुम कॉन्ट्रावेंशन करते हो ऑडिटर, आप देख लो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले स्टार्टिंग के नहीं किए लिमिट, या फिर कह सकते हैं फाइन्स पेनल्टी वगैरह, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 25 लाख रुपीज की बात करता है, याद रखते हुए जरूर आपने चलना है। इस तरीके से फ्रॉड की रिपोर्टिंग ऑडिटर आपने करनी है। लैंग्वेज स्टडी मैट से चेक करनी है आपने, पर फ्लो आपका यही रहेगा, जो लैंग्वेज चार्ट्स में यूज की है वो टेक्निकल ही है, बट स्टडी मैट से एक बार जरूर रीड कर लेना है आपने, क्योंकि अब आपका एक क्लास लगेगी इस चैप्टर की, उसके बाद आपका एक चैप्टर रहता है बीच में डिपॉजिट्स का, उसके बाद जैसे हमने बात की थी एक आपका बड़ा टेस्ट लेना है पूरा कवर करके, तो चाहे आप उसके लिए ब्रेक ले लेना, ठीक है, जैसे भी करना होगा आप कर लेना, पर ध्यान रखना कि साथ साथ चैप्टर्स रिवाइज करते रहो, ताकि आपके एटलीस्ट ये मॉड्यूल खत्म होने तक आपका एक जो लंबा वाला जो बड़े वाला टेस्ट होगा वो आपका एटलीस्ट प्रिपेयर्ड रहे, वो आपका 60 मार्क्स तक का रहेगा, तो वो आपका प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, ताकि अगर नहीं भी गैप चाहिए तो भी साथ के साथ हमारा कवर हो जाए। नेक्स्ट मॉड्यूल में हमारे 4 चैप्टर्स हैं, उसमें भी थोड़ा आप लगता ही है टाइम, ठीक है, क्योंकि वो कुछ आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के चैप्टर्स नए हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ये आपकी कवरेज बहुत अच्छी रहेगी आपका, तो आपने सारे चैप्टर्स एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं।